हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको भी इस संबंध में नॉलेज चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जैसा कि सभी को पता है, आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस का दिन बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है और हर घरों में कुछ न कुछ नई चीजें खरीदी जाती है। उसकी एक लंबी परंपरा है। बर्तन खरीदे जाते हैं, कुछ नई गाड़ियां खरीदते हैं, सोने खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो आइए आज कुछ इस धनतेरस पर एक संकल्प लेते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो जीवन भर हम धन को तरसते रहते हैं, उस धन तरस की भावना को दूर करें। तो मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे हम लोग धन तरस यानी धन को तरसते हैं जो, उसके भावना से दूर होकर वास्तव में धनतेरस को नाम को चिन्हित करें। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, हम जो भी कमाते हैं, जहां से भी, सबका अपना अपना जरिया होता है कमाने का। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कुछ न कुछ कोई न कोई काम करता है जहां से उसको पैसा मिलता है, जिससे उसके परिवार का जीविकोपार्जन होता है। तो जिस भी माध्यम से हमारा जीविकोपार्जन होता है, उसका एक छोटा हिस्सा हम बचत के लिए अवश्य निकालें। कितना निकालें? मिनिमम 10% तो निकालना ही चाहिए और हर हाल में निकालना चाहिए। और जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे कमाई बढ़े, इस परसेंटेज को बढ़ाने, जो बचत हम बचा रहे हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हम जो भी सैलरी पाते हैं उसका खर्च करके महीने के अंत में बचाएंगे, तो मुमकिन नहीं है, यह असंभव है। जैसे सैलरी आती है वैसे ही हमको बचा के बाहर कर देते हैं। बचत एक ऐसी आदत है, एक इतनी ऐसी आदत है कि हमें इसको मजबूरी में डालना पड़ेगा, मजबूर करके अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा, तभी ये बचत हो पाएगा। और जैसे पैसा आता है वैसे ही इसको निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हर पैसा कुछ कहता है। क्या कहता है? कि आज मुझे बचा लो, आपका मैं कल बचा लूंगा। ये हम पैसे के लिए आज हम बचाते हैं, तो भविष्य में जो भी संकट काल आते हैं उसमें पैसा बड़ी भूमिका निभाता है उस संकट काल से निपटने में। तो सबसे पहला काम हमको करना है, बचत करना है। और बचत मिनिमम 10% करना है, समय के साथ उसको बढ़ाना है। और जैसे ही सैलरी आती है, जैसे ही वेतन ड्रा होता है हमारे अकाउंट में, वैसे ही पहली तारीख को जितना पैसा बचाना है उसको अलग करना है। पहला काम करना है। दूसरा काम करना है, जो पैसा अब बचता है, यानी मान लीजिए हमने 10,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, तो 10,000 में से 10% यानी 1,000 रुपये निकाल करके 9,000 रुपये बचता है। उस 9,000 रुपये में अब हमें अपने जीविकोपार्जन का प्रयास करना चाहिए। अब हमें उसमें रहने का प्रयास करना चाहिए। पहली चीज तो ये हम जान लें कि ये जो हमारी रहन सहन की जो शैली होती है, हमारी इनकम पर निर्धारित होती है। अपने यहाँ क्या, अपने आसपास आप देखेंगे तो कोई जो आदमी है 10,000 रुपये में भी रह लेता है, कोई 1,00,000 रुपया कमाता है वो भी नहीं रह पाता। कुल मिलाकर के जो हमारी खर्च शैली है ना, उस पर निर्भर करता है हम कितने में रहेंगे। तो जो हमारा पैसा बच जाए, हमें उसमें रहने की आदत डालनी चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि जो अनावश्यक खर्चे हों उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। जो अच्छे खर्च हो, जो जीवन को सुख प्रदान करे, जो आनंद प्रदान करे, उसको अवश्य करना चाहिए। जो पैसा बचे, इस पैसे में भी हमें घूमने फिरने, जो भी अपनी जरूरतें होती है, सारी जरूरतों को इसके अंदर बचाने का, इसके अंदर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरा काम करना है कि जो पैसा बच जाए उसमें आपको रहने की कोशिश करना है। तीसरा काम करना है कि जो बचत हो जाए ना, बचत से ही काम नहीं चलता है, इसलिए निवेश करना है। क्योंकि यदि हम सिर्फ पैसे को बचाते हैं, तो वो जो महंगाई डायन होती है या जो मुद्रास्फीति होती है, हमारे बचाए हुए पैसे की वैल्यू को लगातार कम करती जाती है, डे बाई डे कम करती जाती है मुद्रास्फीति। सबसे अच्छा पैसा होता है अपने हाथ में रखा हुआ पैसा, बिल्कुल लिक्विड मनी होता है। हम इसको जहां चाहे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक में हम डालेंगे, बैंक में जाए क्योंकि लेना पड़ेगा, एटीएम में भी जाएंगे तो एटीएम में लाइन में लगना पड़ेगा, तब कहीं जाकर पैसा निकलेगा। और कैश पैसा रखा हुआ है अपने बक्से में रखा हुआ, गए
से निकाले इस्तेमाल किए। लेकिन यदि हम पैसा अपने पास रखते हैं तो जो रखने वाला पैसा है ना, मुद्रास्फीति या महंगाई उसकी वैल्यू को लगातार कम करती जाती है। यदि एक देश में 7% में मुद्रास्फीति है ना, तो आज जो 1 लाख रुपया है ना, उसकी वैल्यू कल 93,000 रहेगी। कल मतलब कि अगले साल 7% की दर से कम हो रहा है। अगले साल, उसके अगले साल आप जाएंगे तो 86% रहेगी। कुल मिलाकर के यह है कि यदि ये 7% मुद्रास्फीति है तो आज जो सामान 100 रुपए मिल रहा है, अगले साल 107 रुपए होगा, उसके अगले साल 114 रुपए। तो हमारा नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ? तो हमें बचत ही नहीं करना है, हमको निवेश करना है। और निवेश कहाँ करना है उसको भी देखना है। निवेश हमको वहां करना है जहां हमको अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो। परंपरागत रूप से लोग लोग निवेश कहाँ कर देते हैं? एलआईसी में चले जाते हैं, एलआईसी निवेश करते हैं। एलआईसी एक निवेश नहीं है। एलआईसी को शुद्ध रूप से रिस्क कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए। निवेश साधन नहीं है एलआईसी। जो करते हैं ना कि हम इसमें रिस्क भी हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, कभी मत करिए, नुकसान होता है। मुश्किल से 3% के 4% के आसपास होता है। मैक्सिमम एलआईसी में जो रिटर्न प्राप्त होते हैं ना, 5% प्राप्त होते हैं। आप किसी भी एलआईसी प्लान को उठा लीजिए। यदि यूलिप प्लान लेते हैं तो यूलिप प्लान में कुछ अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके भी समय बहुत लंबा देना पड़ेगा। एलआईसी में एजेंट के कमीशन इतने अधिक होते हैं कि वो कहते हैं कहावत की, गुड़ जितना डालो रस उतना ही मीठा होगा। आपके पहले साल के प्रीमियम पर 30-40% कमीशन चला जाता है। तो मालूम चलता है कि हमने 1 लाख रुपए प्रीमियम पे किया, 40,000 रुपए एजेंट टैक्स लगे, तो हमारा जो 1 लाख रुपया हो गया वो घट करके 60,000 रुपया हो गया। अब इस 60,000 रुपये को पहले 1 लाख होना पड़ेगा, फिर इस 1 लाख के ऊपर जब जाएगा तब तो हमें कुछ फायदा होगा। महंगा सौदा है एलआईसी करना। अब आरडी में हम एनएससी में निवेश करते हैं, वहां कहा आता है कितना रिटर्न आता है? 7%, 7.5% रिटर्न है। और मुद्रास्फीति कुछ 7% चल रही है। तो जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए निवेश साधन कहाँ करने हैं? रियल एस्टेट में करना है, गोल्ड में करना है, स्टॉक मार्केट में करना है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके हैं, म्यूचुअल फंड में करना है और स्टॉक डायरेक्ट इक्विटी में करना है। तो हमें रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट, मेरे लिए सबसे अच्छा जो जगह होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट है। आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करिए, छोटे थोड़े से पैसों से शुरुआत करिए, लेकिन करिए। यदि स्टॉक मार्केट में निवेश हम नहीं करते तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बड़े प्रॉफिट से हम वंचित हैं, बड़े प्रॉफिट से हम वंचित हैं। निवेश करना ही चाहिए। यूपी बिहार के लोग, विशेषकर हिंदी भाषी लोग, स्टॉक मार्केट को जुआ समझ के जीवन की बहुत बड़ी गलती करते हैं। जीवन भर धन को तरसते रहते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट को समझना ही होगा, जानना ही होगा, यदि हमको पैसे के जंजाल से मुक्त होना है। तो हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। अच्छे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप जिस कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें उसी का शेयर है। म्यूचुअल फंड में यदि मान लीजिए इन्वेस्ट, एक तो म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्ट करें हम, यदि मान लीजिए म्यूचुअल फंड नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो उसके शेयर लें। अरे जाड़े के दिन आ गए, डाबर के लोग च्यवनप्राश यूज करते हैं, डाबर के शेयर लीजिए। शर्ट पहने हुए हैं, पीटर इंग्लैंड पहने हुए हैं, एलन सोली पहने हुए हैं, वैन हुसैन पहने हुए हैं, आदित्य बिरला फैसिलिटी के लीजिए। चप्पल पहने हुए हैं, रिलैक्सो की चप्पल रिलैक्सो की लीजिए। जूता पहने बाटा का बाटा का शेयर लीजिए। गाड़ी रखे हुए हैं, मारुति का मारुति का शेयर लीजिए, टीवीएस का शेयर लीजिए, हीरो होंडा का शेयर लीजिए। घर में हमने कलर करवाया, बर्जर पेंट लगा, बर्जर पेंट का शेयर लीजिए। मतलब जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसके हम शेयर शेयर ले लेते हैं। घर में जाते हैं, देखते हैं हॉकिंस का कुकर लगा हुआ, हॉकिंस का शेयर ले लेते हैं, प्रेस्टीज का ले लेते हैं। घर में लाइट जल रही है, किसकी लाइट जल रही है?
बजाज इलेक्ट्रिकल की वो है। फैन किसके हैं? पॉलीकैब के हैं। एसी किसके हैं? वोल्टास के हैं। तो हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के शेयर लेने शुरू कर देते हैं कंपनियों के। यकीन मानिए 10 साल में हर शेयर लगभग 10 गुना हो जाता है, लगभग हर शेयर 10 गुना दास रही थी। और चौथा, जो नजरिया इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के नजरिए से। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, लॉन्ग टर्म में छोटी मोटी दिक्कतों का आदमी झेल जाता है। जो असली कंपाउंडिंग का फायदा होता है ना वो लॉन्ग टर्म। जो कंपाउंडिंग मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज का असर होता है वो लॉन्ग टर्म में। चक्रवृद्धि ब्याज के असर के अनुसार एक मैं सामान्य बात करूं तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यदि 72 में उसको डिवाइड कर दीजिए, इतने साल में धन दोगुना हो जाता है। जैसे एनएससी में जाते हैं 7% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 72 में भाग करिए तो 10 साल में आपका धन दोगुना होगा। म्यूचुअल फंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सामान्यतः 15% के आसपास होता है, भाग करिए 15×75, लगभग 3-3.5 साल में धन दोगुना होगा। सॉरी 15×75, 15×45 होता है, तो 5 साल में धन दोगुना होता है। और यदि आप म्यूचुअल फंड से बाहर आकर के स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हर इक्विटी लगभग 20% के आसपास सीएजीआर होता है। तो 72 में 20 का भाग करी तो लगभग 3.5 साल में धन दोगुना होता है। तो आज 2021 चलो, 2021 मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए लगाए, 2022 21 2024 में 2 लाख हो गया, 2027 में 4 लाख हो जाएगा, 2030 में 8 लाख हो जाएगा। ऐसे करके ये धन बढ़ता रहेगा, हर तीसरे साल जो तीसरे साल हो जाएगा ना वो दोगुना होता जाएगा। अब यदि आप 1 लाख रुपए लगा करके आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 2031 में 10 लाख, 2041 में 1 करोड़ हो जाएगा। अब सोचिए कितना हुआ है। उसके आगे जाएंगे, उसके अगले 10 साल में 10 करोड़ हो जाएगा। आप देखते देखते अपने समय काल में करोड़पति हो जाएंगे। और समय ऐसे ही निकल रहा है। आपको लगता है कि यहां से 30 साल, अरे 30 साल कितना लंबा है। अपनी उम्र देखिए, जितने साल से आप नौकरी शुरू कर रहे हैं ना, वो नौकरी कितना साल हो गया, देखते देखते आप कितने साल हो गया। आप देखिए पीछे मुड़ के देखिए, जितनी आपकी उम्र हो गई ना, पीछे मुड़ के देखिए, जैसे लगता है कि अभी तो कल ही की बात है, हमने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया था, 10+2 पास किया था, बीए किया था, नौकरी शुरुआत किया था, और आज 10 साल की नौकरी है। तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। और अच्छाई ये है कि हम चाहें तो उस तेजी का लाभ ले सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे तो उस समय का हम लाभ ले पाएंगे, नहीं स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय है आज, या तो अब से 10 साल 5 साल पहले, या आज और अभी, यही से स्टार्ट करना। इसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, हुनर होते हैं, उसको लगातार सीखना है। हम जितना सीखेंगे हमारा फाइनेंशियल नॉलेज उतना ही बेहतर होगा, हम उतने ही स्मार्ट होंगे, हम उतने बढ़िया से पैसे को बचत करेंगे, वैसे उतने ही बढ़िया से उसको मैनेज करेंगे। तो इसके लिए फाइनेंशियल ब्लॉग, फाइनेंशियल न्यूज, ब्रोकर की रिपोर्ट, ये सब पढ़ते रहना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर चले, ढेर सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस को सिखाते हैं, जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, बचत करना सिखाते हैं, उनको फॉलो करिए। बहुत सारे ब्लॉग है जो नियमित रूप से लेख लिखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पेपर ले लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लीजिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लीजिए, न्यूज चैनल में चलिए तो सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, एनडीटीवी प्रॉफिट, ये ईटी नाउ, सीएनबीसी, ढेर सारे चैनल हैं जहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियां होती है, केवल फाइनेंस की चर्चा होती है। पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल खबरों, दूसरे की बुराइयों, दूसरे की बारे में चर्चा करने से बेहतर है कि आप फाइनेंस वगैरह को इंटरेस्ट लीजिए और हुनर को पढ़ाइए। और छठा है, जो भी हम सीखे हैं, जो भी हमने पांच तरीके बताए, उसको दूसरों को सिखाना है, दूसरों को बताना है। वास्तव में जब हम दूसरों को बताते हैं तो रियल वेल्थ जो होता है एक नई दुनिया में हमको पहुंचाता है। और जिस वक्त हम सिखाना शुरू करते हैं, जो सीखते हैं दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं, एक अलग
हमारी पहचान बनती है, हमारा एक अलग व्यक्तित्व बनता है। और वो जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कई सारे जो वेल्थ बनता है उस वेल्थ से बहुत बड़ा होता है। उस वेल्थ की तुलना उस व्यक्तित्व से नहीं किया जा सकता। और मेरा अपना मानना है कि यदि आपके पास कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, और उस नॉलेज से, ज्ञान से किसी और को लाभ हो सकता है, हम उसको नहीं बता रहे तो हम अपराध कर रहे हैं। सामने वाले का फाइनेंस एक ऐसा विषय है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा विषय है जो दूसरों के लिए बिल्कुल उबाऊ विषय है। लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, लोग उसको जानना नहीं चाहते। हम और आप उस काम को आसान बनाएंगे, उसके बारे में लिख करके, उसके बारे में पढ़ करके, इसके बारे में बता करके, वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में, तो लोग सीखेंगे आपके बताए अनुसार, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। फिर आपका जो धन, हर साल का जो धनतेरस का दिन होगा ना, वास्तव में धनतेरस होगा, धनतेरस का दिन नहीं होगा। तो इन उपायों से धनतेरस की भावना से बाहर हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और धनतेरस की आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।